या या तो हम यहाँ पर जो है वो एक रिलेशनशिप मेंटेन करना चाह रहे हैं दोनों टेबल के बीच। एक है हमारा यूज़र, तो जैसे हमारा यूज़र रजिस्टर्ड करेगा तो हमारे लिए अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। तो अभी के केस में हम जो है वो अकाउंट जो है डायरेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो बट मैं अभी जो एक फ्लो यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो वो यहाँ पर तुमको करना है उसको ही। तो थोड़ा स्ट्रिंग सिक्योरिटी लगाएंगे हम उस दौरान, वो फ्लो को तुमको वहां पर अलग से क्रिएट करना है। अभी हम लोग डायरेक्टली क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं 1 to 1 का कर रहे हैं। यहाँ पर एक ही एक यूजर के लिए एक अकाउंट है, तो दोनों का टेबल हमारे पास में सेपरेट है। तो यहाँ पर इनके बीच में हमको रिलेशनशिप मेंटेन करना है। तो मैं पहले जो कर रहा था एनोटेशन लगा रहा था यहाँ पर 1 to 1 के। तो एक्चुअली मुझे जो है वो जो फॉरेन की है वो मुझे अकाउंट साइड में चाहिए मुझे ये। तो मुझे 1 to 1 का जो एनोटेशन जो है वो अकाउंट साइड में लगाना है। और यहाँ पर जो है वो इस पर्टिकुलरली। तो जब हम लोग हाइबरनेट के ऊपर ऑब्जेक्ट में रिलेशनशिप लगाते हैं तो हमको ये देखना पड़ता है कि हम लोग ऑपरेशन किस पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो लेट से हमारा यहाँ पर है यूज़र। तो हमको यहाँ पर रिलेशनशिप जो मेंटेन करना है वो यूज़र ऑब्जेक्ट और अकाउंट ऑब्जेक्ट पे करना है। तो एक है मेरे पास में यूज़र और एक है अकाउंट। तो पहले तो हमने भी इंडिपेंडेंट क्रिएट कर लिया है, बट अभी हमको इनके बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है। तो जो भी हम लोग मिडिल वेयर पे ORM के साइड से ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, वैसा क्या होगा, टेबल के अंदर कॉलम जनरेट होगा ये। तो यदि JPA यूज़ नहीं करोगे, हाइबरनेट नहीं यूज़ करोगे, तो फिर मैनुअली JDBC के थ्रू हमको क्या करना पड़ेगा कि ID मैनुअली डालना पड़ेगी जाके ही, क्योंकि हमको एक रिलेशनशिप चाहिए दोनों डेटा के बीच में। क्योंकि हमको क्या करना है, DB को नॉर्मलाइज फॉर्म में करना है। रिडंडेंट डेटा हमको यहाँ पर नहीं डालना है। यहाँ पर ये कि जो दो अलग अलग डेटा जो है हम उसको एक ही टेबल में डाल दे। ऑलवेज हमारे पास में क्या होगा, बेस्ड ऑन कैटेगरी डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे हमारे पास में, टेबल्स होंगे हमारे पास में ये, और वो किसी ना किसी रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे, वो डिपेंड करता है वो। तो अभी हमारा यूज़र और पर्टिकुलरली यूज़र और अकाउंट के बीच में है। यूज़र और एड्रेस के बीच में हो सकता है, किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है। उसके बैकएंड में हमारे पास में टेबल रहेगी। बट JPA में हमको जिस भी टाइप का तुम रिलेशनशिप करना चाहते हो टेबल के बीच में, उसके अकॉर्डिंगली एनोटेशन जो है वो यूज़ करना है। 1 to many, many to 1। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास में एनोटेशन है। तो अभी कैसे मुझे 1 to 1 करवाना है अकाउंट के बीच में और यूज़र के बीच में। तो मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे फॉरेन की जो मेरी है वो अकाउंट के साइड में मुझे चाहिए। तो 1 to 1 के रिलेशनशिप में यहाँ पर हमको जो फॉरेन की लगाना है जो, तो हमको यहाँ पर जो है वो अकाउंट के साइड में ये वाले एनोटेशन का यूज़ करना है। तो मैं अभी यूज़र के साइड में कर रहा था, तो वो वाला नहीं करना है, हमको अकाउंट के साइड में करना है। क्योंकि अभी मेरी रिक्वायरमेंट 1 to 1 की ये है। अब ऐसा 1 to many की रहे या many to 1 की रहे, तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में सिनेरियो आते हैं। ये उसके बेस पे हम लोग यूज़ करते हैं एनोटेशन का। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ उसमें ऐसा कुछ है नहीं। जस्ट प्लेसमेंट किधर करना ये हमको पता चाहिए, होना चाहिए बस ये। तो यहाँ पर हमको लगाना है। और मैंने यहाँ पर क्या करा, ज्वाइन कॉलम और एक ID रेफरेंस में ले ली। तो यहाँ पर ये इतना जो मेरा पार्ट है ये मेरे बीच में क्या है कि ये रिलेशनशिप को मेंटेन करेगा यहाँ पर ये।
तो जब भी मैं यूज़र का डेटा वहाँ पर पुट करूँगा तो हमारे लिए अकाउंट क्रिएट होगा यहाँ पर ये। तो मैं इस पर्टिकुलरली सेक्शन के अंदर अकाउंट को मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ मैं। तो मुझे क्या है, रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए ये यूज़र का जो डिटेल है उसको भी पास करना पड़ेगा अकाउंट के अंदर। क्योंकि मैंने अकाउंट के साइड में वो कॉलम बनाया है, ये अकाउंट के साइड में वो पर्टिकुलरली एनोटेशन यूज़ किया 1 to 1 ये। तो ये भी किया नहीं था, इसलिए उसके अंदर पास नहीं हो रहा था। और तो ये भी हमको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि एक यूज़र का डिटेल रहेगा ये। अब जैसे यूज़र का डिटेल रहेगा, ये हमारे पास में अकाउंट जो है वो यहाँ पर ये क्रिएट होगा। तो सेट अकाउंट नंबर जो है ये हमारे पास में क्रिएट हो, सेट अमाउंट जो है हमारे पास में ये यहाँ पर ये क्रिएटेड है। और ये आईएफएससी कोड, तो अभी हार्ड कोड डेट है, तो जितने भी यूज़र डालोगे तो एक ही अकाउंट क्रिएट होगा इसके लिए। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये प्रोसेस को जो है ये यहाँ पर कुछ रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। तो गूगल से फाइंड आउट करते हैं। वो तो सब हमारे पास में डिपेंड करता है बैंक के ऊपर, बैंक किस फॉर्मेट को यूज़ करता है, जिस भी टाइप का बैंक हो। अभी हम जस्ट क्या कर रहे हैं कि कुछ रैंडम नंबर का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो रैंडम फंक्शन को यहाँ पर यूज़ कर लो। उसको हम लोग अपनी एक जो हमने यहाँ पर यूटिल क्लास राइट की हुई है, वो एप्लीकेशन यूटिल में डाल लो यहाँ पर ये। वो जो भी हमारे एप्लीकेशन स्पेसिफिक यूटिलिटी रहेगी तो हम उसको यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक जनरेट रैंडम नंबर अकाउंट नंबर हम लोग क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर क्रिएट करवा रहे हैं। अब ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ सम प्रोसेस। कुछ ना कुछ इसके पीछे, अकाउंट नंबर के पीछे एक हो सकता है एल्गोरिथम पीछे से रन कर रहे हैं, या हम लोग डेटाबेस का सीक्वेंस नंबर यूज़ करें, कुछ भी हो सकता है। तो वो अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है बैंक की। तो अभी हम जस्ट क्या कर रहे हैं, रैंडम नंबर को यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। या तो एप्लीकेशन हमारा जो यूटिल है, एप्लीकेशन यूटिल क्लास, तो वो स्टैटिक के मेथड, तो स्टैटिक मेथड को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। व्हाट इज द जीरो, ओके लेंथ। यहाँ पर हम क्या है कि हमारा 10 नंबर का हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर ये। अब ये रेंडमली जनरेट होगा यहाँ पर ये, तो यहाँ पर उसको रेंडमली हम लोग जनरेट कर लेते हैं। तो अकाउंट नंबर हमारे लिए क्या होगा, ये एक यूनिक भी रहेगा यहाँ पर ये।
तो यूज़र का फॉर्म हम लोग फिर से फिल करते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, रजिस्टर्ड का मेरे पास में पेज आ गया। तो एक्चुअली यहाँ पर आया, क्रिएट अकाउंट किया यहाँ पर ये। तो यहाँ से फॉर्म को फिल करते हैं, तो डेटाबेस के ऊपर हम लोग क्लियर कर देते हैं इधर ये। तो कि यहाँ पर एक चीज़ होती है, ये पिन। ये कर दोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये यहाँ पर ये जो रिजल्ट है वो वहाँ पर अटैच हो जाएगा वो जब। तो को जब भी नया टेबल ओपन करोगे तो उसको पिन कर दो यहाँ पर, तो वो ऐसे ऐड होते चले जाएंगे, तो तुमको बार बार ये रीओपन नहीं करना पड़ेगा। उसी के अंदर हमको यहाँ पर दिखेगा। तो मैंने इसको पिन कर दिया यहाँ पर, तो मैं इजीली स्विच कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पर ये। अब ये हमको ओरेगल के एसक्यूएल डेवलपर की ये अंदर की फंक्शनैलिटी है, ब्यूटी है ये। और ये सॉफ्टवेयर भी जावा में इम्प्लीमेंटेड है, जो एसक्यूएल डेवलपर जो है ये। तो अभी हम क्या करते हैं कि यूज़र के अकाउंट को फिर से हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। यूज़र क्या हुआ, मेरा यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ सक्सेसफुली। तो अब तुम यहाँ पर देखोगे टेबल के लेवल पे, जो मुझे पहले प्रॉब्लम जा रहा था। तो ये मेरा यूज़र का इंफॉर्मेशन है ये यहाँ पर। और इसको मैंने यहाँ पर जो है ये मेरा आईडी है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मेरा लिंक करे यहाँ पर। तो ये इसके साथ में कहीं ना कहीं पर होना चाहिए ये, तो ये इसके यूज़र आईडी फॉरेन की में अभी भी नहीं आया। ठीक है, ये हमारे लिए रेंडमली अकाउंट नंबर जनरेट हुआ है यहाँ पर ये। अकाउंट के साइड में यूज़र आईडी रेफ। ओके, मैंने कॉलम का नेम रॉन्ग राइट कर दिया, ठीक है। ओके, तो ये 1 to 1 का ये नोटेशन ये बताता है कि तुमको किस पे भी मैप करना हो वहां पर मैप कर दो यहाँ पर ये। तो मुझे अभी ये अकाउंट के साइड में इसको रखना है, और ये वाले कॉलम में मुझे इसकी आईडी रखना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये फॉरेन की 1 to 1 का रिलेशनशिप हमने यहाँ पर मेंटेन कर लिया। अभी अभी हम अपनी ही टेबल में रखना चाहते हैं यहाँ पर ये। तो 1 to 1, 1 to मेनी, मेनी टू वन के लिए 2 टेबल से भी हमारा काम हो सकता है, 3 टेबल से भी हो सकता है उनकी रिलेशनशिप। लेकिन मेनी टू मेनी के लिए 3 टेबल ही लगना है। तो यहाँ पर फिर से या तो मैं इंटर करूँ यहाँ पर, तो फिर से मैं इंटर कर देता हूँ थोड़ा बहुत यहाँ पर, मुझे मेल आईडी वगैरह, फ़ोन नंबर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने फिर से यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। तो भी यहाँ पर थोड़ा सा हम स्ट्रगल जो कर रहे हैं वो हाइबरनेट या जेपीई के लेवल पे कर रहे हैं। तो यदि हमारा जेपी अच्छा है तो यहाँ पर हमको क्लियर रहेगा। नहीं तो हमें ये परसिस्टेंस लेयर के साइड में हमारा भी स्ट्रगल चल रहा है। तो देखो अब यहाँ पर आई गई है क्या, यहाँ पर
यूज़र आईडी 3302। तो एक्चुअली में ये है यूज़र की प्राइमरी की। इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये इसकी प्राइमरी की है ये। यस। हेलो। यस। अभी आया। अभी आ रहा है सही। ठीक है। ठीक है। तो एक हमारे पास में जो टेबल है वो हमारा जो है वो यूज़र का टेबल है, ये वाला। और एक हमारे पास में जो टेबल है वो एज ए अकाउंट का टेबल है। तो अभी हमें जो रिलेशनशिप जो मेंटेन करना है यहाँ पर, वो 1 to 1 की करना है, बिकॉज अभी इस तरह का कुछ रिक्वायरमेंट है कि एक यूज़र का एक अकाउंट है हमारे पास में ही। तो मुझे यहाँ पर जो है वो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि टेबल डिफरेंट है तो कुछ ना कुछ आइडेंटिफायर हमारे पास में होना। तो हमारे पास में रिलेशनशिप जो कॉन्सेप्ट होता है हाइबरनेट में, वो दो टेबल के बीच में क्या करता है, यहाँ पर कम्युनिकेशन करता है। नहीं तो हमको डेटाबेस के साइड में हमको यहाँ पर इनके बीच में कुछ कॉमन आईडी रखना पड़ती है रिलेशनशिप के लिए। तो डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में तो हम लोग उसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो अब हमें जो यहाँ का जो आईडी है ये हमारा ये, तो ये आईडी को हमको यहाँ पर मैप करवाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर ये जो रहेगा वो ऐसे फॉरेन की रहेगा हमारे लिए। तो जब ये हमारे पास में ये टेबल है ये, तो यहाँ पर टेबल के करस्पॉन्डिंगली हमने यहाँ पर क्या करके रखे हैं जावा के ये, यहाँ पर ये क्लासेस क्रिएट करिए यहाँ पर ये, सो दैट उनके बीच में रिलेशनशिप आई है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एनोटेशन का यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट।
तो हाइबरनेट फ्रेमवर्क के अंदर हम लोगों को रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ती है ऑब्जेक्ट के बीच में, तो वो टेबल पे मैप हो जाती है। तो अभी मुझे ये करना था कि जो मेरा यूज़र आईडी है वो अकाउंट साइड में जाना चाहिए, ये जो भी मेरा आईडी क्रिएट हुआ है यूज़र रजिस्ट्रेशन का टाइम पे ये, वो ये जो पर्टिकुलरली आईडी जो है वहाँ पर जाने के लिए जो मेरे पास में एनोटेशन है 1 to 1 का, ये मुझे लगाना है एज ए, इस एनोटेशन को मुझे लगाना है ये अकाउंट के साइड में। ये नोटेशन को मुझे अकाउंट के साइड में यहाँ पर लगाना है, अकाउंट के साइड में मुझे ये नोटेशन को यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये होगा कि ये पर्टिकुलरली जो मेरा जो यूज़र है, यूज़र का जो ऑब्जेक्ट है ये, तो इंटरनली क्या करेगा वो इसके अंदर मैप करेगा एज अ फॉरेन की। तो ज्वाइन कॉलम मतलब ये कॉलम जो है मेरे पास में जनरेट होगा ये, और यहाँ पर क्या करेगा उसको वो मैप करेगा, इसकी आईडी को यहाँ पर मैप करेगा, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन हो जाएगी ये। तो इस यूज़र का एक यहाँ पर ये अकाउंट क्रिएट हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये वाले एनोटेशन को यूज़ करना है। तो मैंने जैसे यूज़र को रजिस्ट्रेशन किया यहाँ पर, अब अकॉर्डिंग टू डेट यदि हमारा रिलेशनशिप 1 to many का है या many to 1 का है, तो बेस्ड ऑन दैट हमें ऑब्जेक्ट के लेवल पे एनोटेशन लगाना है। या फिर इसके अंदर क्या होता है कि जेपीए के अंदर हम लोग जो एनोटेशन लगाते हैं ये वाला, तो दोनों में से कोई ना कोई ऑनर रहता है कि किसके ऊपर हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है कि यूज़र के लेवल पे हमने रजिस्टर्ड करवाया है, उसके बाद में हमने उसको अकाउंट के लेवल पे भी क्या करवाया, बाद में इसको हमने सेव करवा दिया जब हमारा यूज़र यूज़र का अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो गया। अभी मैंने ये दोनों ऑपरेशनों को सेम किया है ये, बट यदि हम लोग उसको बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी में देखें तो ये एक बार में ये ऑपरेशन होगा नहीं ये। तुम्हारा ये यूज़र रजिस्टर्ड हो जाएगा, ये कुछ टाइम के बाद में होगा, वो भी बैंक का पर्सन वैलिडेट करेगा ये। तो इसको हमको बाद में फ्यूचर में ये तुम करके देखना है उसको बाद में ये कि कुछ एक डिफरेंट एपीआई क्रिएट करना, और उसके थ्रू यहाँ पर यदि देखना है यदि कुछ यूज़र हमारा कुछ फ्लैग वगैरह लगाना है, यदि यूज़र का जो वो है वो एक्टिव हुआ या नहीं हुआ है वो, मतलब यूज़र डिटेल जो है वो वैलिडेट हुआ या नहीं हुआ है, उसके बेस पे यहाँ पर है हम एक्टिव कर देंगे अकाउंट को। तो वो अकाउंट जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा या क्रिएट हो जाएगा, जो भी फंक्शनैलिटी है ये। यस। यस। हेलो। अभी ठीक है। अभी ठीक है अभी। बोलिए। अभी ठीक है। इज इट फाइन नाउ? इज इट फाइन? या तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अकाउंट को अभी यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, बट ये एक डिफरेंट फ्लो से बाद में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इसको ये। तो एज ए बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर जो रहेगा यूज़र पहले वैलिडेट होगा, बैंक का कोई पर्सन उसको ऑथराइज करेगा यहाँ से, उस उसका उन्हें जो डिटेल दी है वो प्रॉपर है या नहीं है ये। उसके बाद में अकाउंट क्रिएट होगा, इसमें कुछ टाइम लगेगा हो सकता है ये, या अकाउंट क्रिएट हो जाए बाद में दिखेगा तो हम लोग एक फ्लैग मेंटेन कर सकते हैं एक्टिव डीएक्टिव का।
डिफरेंट प्रोसेस या डिफरेंट एपीआई से। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि ये मान रहे हैं कि जैसे अकाउंट, जैसे यूजर रजिस्टर कर रहा है वैसे अकाउंट क्रिएट हो रहा है हमारा ये। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अकाउंट नंबर क्रिएट कर रहे हैं, और सेविंग अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पर एक अमाउंट सेट कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये यूजर का जैसे अकाउंट एक्टिव होगा तो उसको कुछ ना कुछ हो सकता है सबमिट करना पड़े, तो इस तरह के कुछ ऑप्शन हमको दूसरे दूसरे हम लोग स्क्रीन से दे सकते हैं यहाँ पर ये। बट अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये मान के चल रहे हैं कि ये क्रिएट हो रहा है हमारे पास में अकाउंट, तो अकाउंट नंबर जनरेट करने के लिए यहाँ पर एक यूटिलिटी, हमने एक मेथड जो है वो यहाँ पर ये राइट कर लिया। तो अभी एक रेंडम हमारे पास में क्या हो जाएगा, रेंडम एक नंबर जनरेट हो जाएगा अकाउंट का ये। तो वैसे ऐसा नहीं करते हैं, एक स्ट्रेटेजी होती है डेटाबेस पे सीक्वेंस नंबर और लास्ट अकाउंट नंबर के बेस पे हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं, तो जनरेट होता है। बट अभी हम लोग कोडिंग के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं, बाद में सीक्वेंस नंबर देखेंगे सीक्वेंस नंबर कैसे काम करते हैं। तो मेरे पास में क्या है कि एक ये जो है दोनों टेबलों के बीच में एक ये रिलेशनशिप मेंटेन हो गया है यहाँ पर ये। तो यूजर पे जैसे ही कोई भी डिटेल जाएगा यहाँ पर ये, यूजर आईडी नया डाल देते हैं यहाँ पर ये, तो एक नया यूजर चलेगा हमारे पास में ही। तो यूजर को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर एक नया यूजर आएगा यहाँ पर ये। तो ये इसका जो नाम है, ये वीरू नाम का जो है ये नया यूजर है। तो इसका आईडी 3303, तो उसका अकाउंट एक क्रिएट होगा यहाँ पर ये 3303 के लिए। तो ये 3303 के लिए यहाँ पर क्या होगा, ये अकाउंट का जो नंबर है वो यहाँ पर एक क्रिएट होगा यहाँ पर ये अकाउंट नंबर ये। तो ये रेंडमली जनरेट हुआ है ये, वो यूटिलिटी के थ्रू। अदरवाइज हमको यहाँ पर एक सीक्वेंस मेंटेन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अकाउंट नंबर को इंक्रीमेंट करवा सकते हैं 111 करके। डेटाबेस में होते हैं सीक्वेंस नंबर जनरेट करने के लिए, अभी चेंज कर देंगे उसको। अभी मेरा ये यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था कि हमको एक अकाउंट नंबर यहाँ पर क्रिएट करना है। तो बेसिकली जो फ्लो रहेगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा हमारे पास में। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि अकाउंट जो है यहाँ पर ये क्रिएट कर रहे हैं। बट तुमको यहाँ पर क्या करना है कि एक एपीआई क्रिएट करना है कि ये, और वो एपीआई जो रहेगा, अब उसको मैं आगे के लिए पहले यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ मैं ये, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही जरूरी है। तो हम क्या करेंगे कि अभी तुम इस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हो, तो तुम हो यूज़र, इंटरनेट बैंकिंग के जो कस्टमर रहेंगे उसके क्या रहेंगे, वो यूज़र रहेंगे। तुम रहोगे अभी एक यूज़र, बट हम क्या करेंगे कि एक हमारे पास में एक और पर्सन रहेगा एडमिन। तो यूज़र रहेगा, वो कौन रहेगा, वो एज ए तुम्हारा जो एंड यूज़र है, कस्टमर, तुम्हारा कस्टमर जो है वो, तो उसका जो रोल रहेगा वो यूजर का रहेगा। और एक हमारे पास में जो एडमिन रहेगा, वो रहेगा तुम्हारा कोई बैंक का पर्सन, तो वो हो सकता है वो मैनेजर हो, उसका रोल क्या हो, वो मैनेजर का रोल हो, या वो एक मैनेजर रहेगा, वो उसका रोल एडमिन का रहेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है वो उसको पर्टिकुलरली,
एडमिन जो रहेगा वो इस पर्टिकुलरली अकाउंट अकाउंट को एक्सेस करेगा यहाँ पर ये, सॉरी इस यूजर को यहाँ पर एक्सेस करेगा, उसके अकाउंट डिटेल को एक्सेस करेगा यहाँ पर ये। तो ये एकदम से क्या होगा कि अकाउंट तो इवन क्रिएट हो सकता है पहले ये, बट वो क्या करेगा, यूजर की डिटेल को यहाँ पर एक्सेस करेगा और अकाउंट की डिटेल को भी यहाँ पर क्या करेगा, एक्सेस करेगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एपीआई राइट करना पड़ेगा उसके लिए मेथड राइट करना पड़ेगा, स्क्रीन बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो एडमिन उसको पीछे से अकाउंट को एक्टिव या डीएक्टिव करेगा, वो इनएक्टिव या एक्टिव। तब जाके वो यूजर जो रहेगा वो क्रिएटेड रहेगा, तब जाके वो यूजर जो रहेगा वो बैंक का पर्सन रहेगा। अब वो सारे पैरामीटर चेक करेगा यहाँ से कि ये जो पर्टिकुलरली यूजर है ये वैलिडेट हुआ या नहीं हुआ, इसका जो केवाईसी हुआ या नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि उसके केवाईसी के लिए कुछ थर्ड पार्टी सिस्टम कॉल हो रहा हो यहाँ से, ये इंटरनेट पे कोई थर्ड पार्टी क्या है यहाँ पर, ये सर्विस कॉल हो रहा है हमारे पास में कि इंटरनेट से एक वेब सर्विसेज कॉल हो रहा है, जिसमें कि यदि वो इंडियन है तो आधार नंबर पे उसकी केवाईसी हो रही है। तो ये आधार की जो है वेबसाइट पे जाएगा और वेरीफाई करेगा, तो आधार गवर्नमेंट की वेबसाइट उसको कर देगी ऑथराइज कि हाँ है ये पर्सन, ये एग्जिस्ट करता है ये। तो हमारे पास में, तो ये कोई सा भी जो नंबर है जो उन्हें डिटेल दिया है उसके बेस पे यहाँ पर होगा। और यदि यूएस गवर्नमेंट होगा तो एसएसएन नंबर वैलिडेट होगा, ये वैलिडेट होगा। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कि इन्फॉर्मेशन हमको लेना पड़ेगा कि ये वैलिडेट है यहाँ पर ये, तो बेस्ड ऑन दैट जो एडमिन जो रोल है उसको एक्टिव या इनएक्टिव करेगा, तब जाके वो ऐसा प्रोसेस होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कुछ प्रेजेंटेशन लेयर पे और सर्विस लेयर पे हमको एपीआई क्रिएट करने पड़ेंगे हमको यहाँ पर, एपीआई या बिजनेस लॉजिक क्रिएट करना पड़ेगा फॉर अप्रूवल। तो जो भी क्रिएट हुआ है वो अभी दिखेगा या नहीं दिखेगा, वो एक्टिव होगा या नहीं होगा ये। तो जब तक के वो एक्टिव यूजर नहीं रहेगा, जब तक कि वो हमारे पास में वो दूसरे बैंकिंग के ऑपरेशन नहीं कर सकता वो, ये बोल सकते हैं। तो वैसे बहुत सारी प्रोसेस होती है, बट अभी हम यह मान के चले कि ये कहीं ना कहीं से क्या हो रहा है, ये हमारे पास में अप्रूवल हो रहा है ये। तो ये एक फ्लो क्रिएट करना पड़ेगा बाद में, तो ये तुम्हारे लिए एक तरीके का टास्क है, बाद में अपने हिसाब से उसको क्रिएट करना, एडमिन के लिए मॉड्यूल क्रिएट करना और उससे उसको अकाउंट को एक्टिव या डीएक्टिव करवाना है। तो जस्ट क्या है कि हम लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे तो एक फ्लैग ऐड कर देंगे यहाँ पर एक्टिव या डीएक्टिव का ये। तो यहाँ पर वो एक्टिव रहेगा जब, यदि वो चालू रहेगा तो सारे ऑपरेशन कर पाएगा, लॉगिन कर पाएगा, अदरवाइज वो डीएक्टिव रहेगा। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग कुछ भी फंक्शनैलिटी कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो ये एक फ्लो है। अब ये फ्लो बताने का ये मतलब था कि अब मैं इसमें आगे जो कुछ इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ मैं, स्प्रिंग का सिक्योरिटी पार्ट। तो यहाँ पर स्प्रिंग का मैं सिक्योरिटी पार्ट को मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। तो अभी हमने इसके अंदर जो देखा है वो थोड़ा हमने जेपीए देखा है, रिलेशनशिप देखा है दो टेबलों के बीच में है। तो अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये ऑपरेशन नहीं हुआ है, यहाँ पर दो टेबलों के बीच में ऑपरेशन हुआ है। तो जहाँ पर मल्टीपल टेबल्स रोल में आ जाते हैं वहाँ पर हमको ट्रांजेक्शन इंश्योर करने पड़ते हैं वहाँ पर। तो जहाँ पर क्या होता है हमारे पास में मल्टीपल टेबल्स रोल में आते हैं, वहाँ पर हमको क्या होते हैं वो ट्रांजेक्शन को जो है वो इंश्योर करना पड़ते हैं। वैसे क्या होते हैं कि एनोटेशन के अंदर तो रहते ही हैं, लेकिन क्या होते हैं कि हमें ये वाले जो एनोटेशन है ये लगाना पड़ता है यहाँ पर ही। तो अब ये क्या करते हैं कि जब मल्टीपल टेबल पे हमारा ऑपरेशन होता है तो ये सब इंटरनली जो है वो हमारा ऑपरेशन पूरा हुआ या नहीं हुआ है, एसिड प्रॉपर्टी प्रॉपर यहाँ पर कंप्लीट हुई नहीं हुई है, तो ये नोटेशन उसको यहाँ पर जो है वो इंटरनली वेरीफाई करते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं वैसे तो ट्रांजिशन लेवल पे एसिड प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो ये काफ़ी सारे हमारे पास में जो है वो कुछ एट्रीब्यूट है, उसका क्या करते हैं यूज़ करते हैं, बाद में देखेंगे उसको ही। यहाँ पर हम लोग को मल्टीपल टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करना, वहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, ये ट्रांजिशन का यूज़ करना पड़ता है। तो अभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है।
तो यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट को यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। अब ये प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है, अभी हम लोग एक ही साथ में कर रहे हैं। बाकी ये हो सकता है कि अकाउंट क्रिएट डायरेक्ट नहीं हो, या किसी प्रोसेस पे जाए और कहीं और से क्या हो ये, याला जो हो वो प्रोसेस हो कहीं और से ही। तो अभी हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिएट कर रहे हैं, आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं, बाद में इसके अंदर हम लोग कुछ ऐड करेंगे, या अपने साइड से कुछ ऐड करो यहाँ पर ही। तो अभी मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ मैं कि यहाँ पर एक थ्रेड लगा सकता हूँ मैं, एक ये, या तुम एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क का यूज़ करे कुछ लगा दो, कि ये एक हमारे पास में एक असिंक्रोनस कॉल हो गया हमारे पास में ये। तो ये इसको दूसरे थ्रेड में डाल दो यहाँ पर, एक दूसरा थ्रेड क्रिएट करो, उसके अंदर ये वाला लॉजिक डाल दो। हम्म। बोलो। हेलो। यस। यूज़र के टेबल में अभी अकाउंट का आईडी नहीं चाहिए। डालना है तो डाल सकते हो, वो डिपेंड करता है कि कब चाहिए। हाँ, डिपेंड करता है तुमको चाहिए या नहीं चाहिए। हम्म। हाँ, वो हमको बाय डायरेक्शनल लाना पड़ेगी उसको। तो बाय डायरेक्शनल लाने के लिए और ये मैप डबा एनोटेशन यूज करना पड़ता है यहाँ पर ये। ये अकाउंट का ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाना पड़ेगा, मैप डबाई करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो फिर ये ऑब्जेक्ट से उसका रिकॉर्ड फेच होगा, उसके ऑब्जेक्ट से इसका रिकॉर्ड फेच होगा। वो सब कुछ कर सकते हैं, हमारा जो भी यूज केस बनता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। अभी मैं धीरे 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 करके इस पे जा रहा हूँ मैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नहीं तो, यदि सब कुछ लगा दूंगा तो मैं ये। तो पहले रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करो क्या है, फिर अपने अकॉर्डिंगली जो लगाना है वो लगाओ। तो अभी अभी का जो मेरा केस है वो यूनि डायरेक्शनल का है। बारे डायरेक्शनल करना हो तो अकाउंट को भी यहाँ पर लाना पड़ेगा, और मैप डबाए लगाना पड़ेगा इधर ये। तो वो उसके यहाँ पर वो फेच करेगा, वो जेपीई के कॉन्सेप्ट है वो तुम यूजर का मॉड्यूल बनाओगे तो ये एडमिन का मॉड्यूल बनाओगे तो उसमें करके देखना ट्राई यहाँ पर ये। मुझे बताना, करेंगे अभी। मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, यूज कि अंडरस्टैंड हो सबको, नहीं तो डायरेक्टली लगाऊंगा तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कंफ्यूजन में हो जाएगा ये। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जस्ट यूजर के साइड में अकाउंट को डिटेल को ले रहे हैं यहाँ पर ये। तो बताने का पर्पस ये है कि ये अकाउंट हम डायरेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बट ये एक प्रोसेस से होकर आता है। अकाउंट क्रिएट ऐसा डायरेक्टली नहीं होता है ये। यहाँ पर हो सकता है एक थर्ड पार्टी वेब सर्विसेज कॉल हो, वैलिडेट हो, वैलिडेट होने के बाद में हमारा यहाँ से क्या होगा कि एक डिफरेंटली थ्रेड क्रिएट हो जाए यहाँ से ये, अकाउंट क्रिएशन के प्रोसेस के लिए वो। तो जब वो वैलिडेट होकर आएगा वो, तो वैलिडेट होके आने के बाद में क्या करेगा, प्रोसेस बाद में क्रिएट होगा। तो इस सेक्शन के अंदर अभी मैंने जो डायरेक्ट करा हुआ है वो, ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक थर्ड पार्टी सर्विसेज कॉल कर दे, या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर हम एक काफका सर्वर को हम कॉल कर दें। काफका एक चीज है असिंक्रोनस कॉल के लिए। तो ये एक पब्लिशर सब्सक्राइबर ऐसे एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है ये काफका ये। तो हो सकता है हमारा जो अकाउंट क्रिएशन का जो एप्लीकेशन जो है वो किसी
अदर एप्लीकेशन से अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस हो रहा हो, तो यहाँ से क्या करता है कि जो काफका जो है वो उसको एक नोटिफिकेशन भेजता है यहाँ से कि एक न्यू न्यू यूजर यहाँ पर आया है, और यूजर का डिटेल भेज देगा। और यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर उसको वो एक सब्सक्राइबर जो रहेगा वो उसको यहाँ पर अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस करेगा वो। तो हो सकता है कि वो काफका जो है वो इससे भी कम्युनिकेट करे। तो ये डिटेल को वो यहाँ पर भेजेगा आधार पे। जब उसका रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद में ये अकाउंट क्रिएट कर देगा ये। तो ये क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखता है यहाँ पर। ये सर्वर का काम ही है ये, नोटिफिकेशन सर्वर के जैसे नोटिफाई करता है यहाँ पर ये। तो अभी ये सब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये। बैंकिंग के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अभी यहाँ पर ही अकाउंट क्रिएट कर लो डायरेक्टली ये, कहीं पर मत जाओ। और उसके बाद में हम लोग उसको एडमिन मॉड्यूल से एक्टिव इनएक्टिव कर लेंगे यहाँ पर ही। तो अभी हम लोग डायरेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ से ही। तो बस ये अलग अलग एरिया जो है ये अलग अलग ट्रेडिंग में काम कर सकते हैं यहाँ पर। ये जो अलग अलग एरिया जो है ये, तो इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर। ये ईमेल करवाते हैं, मेलिंग करवाते हैं, बट ये अलग अलग सिस्टम से या असिंक्रोनस कॉल से या थ्रेडिंग से यूज होते हैं। ये सब सर्विस के लेयर पे होते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लिया है यहाँ पर ये। अब हमको एडमिन मॉड्यूल से उसको बाद में वैलिडेट जो भी है वो कर लेना। बट अभी मेरा अगला जो कॉन्सेप्ट है बताने का, इसके अंदर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने का है कि मुझे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना है, ताकि तुमको एप्लीकेशन लेवल पे सिक्योरिटी अंडरस्टैंड हो कि सिक्योरिटी होती क्या है यहाँ पर ही। अभी कंफ्यूज नहीं होना, अभी सीधे अकाउंट क्रिएट करूँ। बाद में धीरे धीरे मैं आगे कॉन्सेप्ट आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट उसमें करना, मैं भी करूंगा तुम भी करना। पहले से यदि कुछ लगता है तो ट्राई करते रहो यहाँ पर ये। तो यहाँ पर अभी हमने अगर अकाउंट यहाँ से क्रिएट किया है, अभी मुझे जो इम्प्लीमेंट करना है सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना है। सो देट तुम जो अकाउंट प्रोसेस का एक अलग से यहाँ पर एपीआई क्रिएट करो या मेथड क्रिएट करो, और उसको एडमिन मॉड्यूल से वेरीफाई करवाओ यहाँ पर ये। तो पहले मैं थोड़ा स्प्रिंग सिक्योरिटी में एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद में हम इसके बाद में फिर से आएंगे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारे पास में जो होता है यहाँ पर लेयर्स जो होता है वो होता है। सॉरी, प्रेजेंटेशन लेयर और एपीआई लेयर। ठीक है। अब इसके पीछे तो जो भी हमारे पास में लेयर है वो हमारा ये एक सर्विस से रिलेटेड है, परसिस्टेंस से रिलेटेड है। बट यहाँ पर ये एंट्री जो होती है वो हमारी यहाँ से होती है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि काफ़ी सारे जो है यहाँ पर ये हम लोग यहाँ पर ये कंट्रोलर को राइड करते हैं यहाँ पर ये। और जो हमारा जो कंट्रोलर जो है ये, तो इतने पार्ट में हमारा स्प्रिंग का जो एमवीसी लगा हुआ है, तो ये कंट्रोलर जो है वो यहाँ पर। अब इसके इंटरनली पार्ट में क्या है हमारे पास में, डिस्पैचर सर्वलेट। तो क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट तुम्हारा यहाँ पर करेगा, मल्टीपल क्लाइंट है।
क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर क्या करेगा, सभी के लिए तुम्हारे लिए थ्रेड बनाएगा एक एक। वो सब डिस्पैचर सर्वलेट जो रहेगा तुम्हारा वो एज ए फ्रंट कंट्रोलर रहेगा स्प्रिंग का जो एमवीसी मॉड्यूल है। तो एमवीसी मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर क्या तुम्हारा ये फ्रंट कंट्रोलर, ये फ्रंट कंट्रोलर, और जो अपना जो कंट्रोलर रहता है कंट्रोलर रेस्ट कंट्रोलर वाला वो सेकंड कंट्रोलर है। बट पहले तो वो तुम्हारा ये इस डिस्पैचर सर्वलेट के अंदर रहता है। और जो वेब रिलेटेड जो आईओसी कंटेनर जो है वो ये डिस्पैचर सर्वलेट के अंदर इनिशियलाइज होता है वो। तो इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या है, इसके इसके अंदर हमारे पास में हमारा हैंडलर मैपिंग, जहाँ पर रिक्वेस्ट हमारी सबसे पहले हैंडलर मैपिंग के पास में जाती है। व्यू रिजॉल्वर जो है वो इसी के पास में है। आईओसी कंटेनर का जो भी मेंटेनेंस है वो सब इसी के अंदर हो रहा है ये। तो काफी सारी चीज जो है हमारे पास में क्या है वो इसके अंदर से हो रही है। तो ये हैंडलर मैपिंग, व्यू रिजॉल्वर, ये सब ऑब्जेक्ट जो है ये सब इसके अंदर से हो रहे हैं। और स्प्रिंग एमवीसी जो इसके अंदर से यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पर जो हमारा कंट्रोलर है तो वो इसको जो हमने बनाया उसको एज ए कंट्रोलर यूज करता है यहाँ पर ये। तो ये इतना जो सेक्शन जो है ये पीछे वाला, ये पूरा आईओसी कंटेनर से हैंडल होता है। मतलब है हमारा स्प्रिंग का आईओसी का जो कंटेनर है इसके ऑब्जेक्ट वगैरह जो है वो क्रिएट करता है। पीछे वाला जो सेक्शन जो है वो आईओसी कंटेनर हैंडल करता है ये इसके। तुम इस पीछे के जो कोड में जितना भी सब क्रिएट करोगे ऑब्जेक्ट वो हमारा आईओसी कंटेनर क्रिएट करके देगा स्प्रिंग का। बट जो ये वाला जो सेक्शन जो है ये भी आईओसी कंटेनर ही करता है, हैंडलर मैपिंग व्यू रिजॉल्वर। बट जो डिस्पैचर सर्वलेट जो है ये, तो ये इसका ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करता है वो हमारा सर्वर करता है। बिकॉज ये सर्वलेट है, ये टेक्नोलॉजी है हमारे पास में ये। तो ये तुम्हारा कौन करेगा, ये सर्वर का कंटेनर करेगा ये। तो सर्वलेट कंटेनर, तो सर्वलेट का जो कंटेनर है वो डिस्पैचर सर्वलेट का जो ऑब्जेक्ट है क्रिएट करता है। तो स्प्रिंग को पे आने के पहले हम लोग क्या करते हैं कि सर्वलेट टेक्नोलॉजी को पहले लर्न करते हैं। फिर उसके बाद में जो है सर्वलेट टेक्नोलॉजी जो है वो इनडायरेक्टली अंदर लगी हुई है, वो किसी भी फ्रेमवर्क पे लगी है, वो स्टड्स पे हो स्प्रिंग में हो। सबसे पहले तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है जावा टेक्नोलॉजी में वो सर्वलेट ही लेता है तुम्हारे पास में। तो अब बात आती है हमारे पास में स्प्रिंग के सिक्योरिटी पार्ट की। तो स्प्रिंग का सिक्योरिटी पार्ट ये बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारे जो बिजनेस लॉजिक रिटर्न है इस एरिया में, जो हमारे पास में क्या है वो बिजनेस लॉजिक रिटर्न है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि सभी का यूजर का जो रिक्वेस्ट है किया तो आना नहीं चाहिए डायरेक्टली, बिजनेस लॉजिक पे आना नहीं चाहिए यहाँ पर ये। तो यूजर जब तुम्हारे पास में कोई भी लॉगिन कर रहा है तो तुम्हारे पास में एप्लीकेशन में एंटर करने के पहले, बिजनेस लॉजिक में आने के पहले तुम्हारे पास में क्या है कि वो जो यूजर जो है वो यूजर ऑथेंटिकेट यूजर हो, कोई भी एंटर नहीं कर जाए। तो पहली चीज आती है तुम्हारे पास में ऑथेंटिकेशन। नॉट ओनली स्प्रिंग एप्लीकेशन, सारे के सारे एप्लीकेशन के अंदर जो है वो हमारे पास में ये कॉमन चीज है ये। जब तक के ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, और ये जो है बहुत जरूरी है। यदि एप्लीकेशन लेवल पे सिक्योरिटी नहीं रहेगी यहाँ पर ये तो कोई मतलब का नहीं कितने अच्छा एप्लीकेशन बना लो, यदि वो अनसिक्योर है वो तो क्लाइंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सिक्योरिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होना चाहिए। डेवलपमेंट तो ठीक है, मेन जो होती है बाद में एप्लीकेशन सस्टेन करे हमेशा के लिए,
तो उसका कोड ब्रेक नहीं हो, उसके अंदर जो है वो वल्नरेबिलिटी नहीं हो कि कुछ यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया दूसरा कोड, हमारा एप्लीकेशन का डेटा ही यहाँ से किसी ने वहाँ से ले लिया, हैकर्स ने, या किसी तरीके का इशू हो गया ये। तो एप्लीकेशन लेवल पे हम लोग क्या करते हैं कि ऑथेंटिकेशन करते हैं हमारे कोडिंग के लेवल पे। तो कोई भी बिजनेस लॉजिक के पहले एंटर करें तो हमारे पास में क्या, वो ऑथेंटिकेट हो वो। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन के अंदर एंटर करने का परमिशन, तो यहाँ पर हमारे पास में आता है ऑथेंटिकेशन। फिर दूसरा आता है हमारे पास में ये ऑथराइजेशन। तो एक तो तुम्हारा हो गया ये ऑथेंटिकेशन और एक हो गया ये ऑथराइजेशन। तो ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेशन करने का मतलब है कि एप्लीकेशन के अंदर एंटर करना है, और ऑथराइजेशन का मतलब कि एंटर तो कर लिया तो सारे के सारे पार्ट कोई एक्सेस नहीं कर सकता ये। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर उस हमारे जो कंट्रोलर के अंदर के जो एपीआई जो है वो हम उसको क्या करते हैं, ऑथराइज करते हैं ये। तो जो ऑथराइज करना है हमको, किसको ऑथराइज करना है, हमारे रिसोर्सेज को क्या करना है, ऑथराइज करना है, रिसोर्सेस। रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज में कुछ भी हो सकता है। रिसोर्सेज में तुम्हारा जो है वो एपीआई हो सकते हैं यहाँ पर, ये कंट्रोलर लेवल पे जो एपीआई है, या वेब पेजेस है, कुछ भी हो सकते हैं हमारे पास में ये वेब पेजेस। तो जो भी है हमें क्या करना है यहाँ पर, ये उसको ऑथराइज करवाना है यहाँ पर ये। ऑथेंटिकेशन का मतलब है तुम्हारा ये, तुम एक वैलिड कस्टमर हो कि नहीं, तो तुम्हारे पास में क्या होना चाहिए, यूजर आईडी एंड पासवर्ड चाहिए तुम्हारे पास में ही। तो यूज़र आईडी, पासवर्ड, ओटीपी बाद में, या फिर पिन नंबर। तो हमको क्या करना है यहाँ पर, ऑथेंटिकेशन करना है यहाँ पर ही। तो एप्लीकेशन में एंटर करने के पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन करना है और बाद में ऑथराइजेशन करना है। अब जब हम लोग ऑथराइजेशन करते हैं तो उस केस में हमारे पास में आते हैं रोल। उस रोल के बेस पे हमारे रिसोर्सेज की क्या होती है, एक्सेसिबिलिटी होती है। तो जैसे कि यूज़र एक रोल है, तो यूज़र को क्या क्या एक्सेस करने का परमिशन है, एडमिन को क्या क्या करने का परमिशन है। तो कंट्रोलर के लेवल पे जो हम लोग एपीआई राइट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पीछे हम लोग रोल असाइन करते हैं कि एक यूज़र लेवल रोल है, ये एडमिन रोल है। तो किस टाइप का उसका ये रोल है यहाँ पर ये। तो सारी जगह पे ये हमारे पास में क्या होते हैं, ये रोल रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग कॉलेज में एंटर करते हैं तो हमारे पास में आईडी कार्ड है, तो इसे अवर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो हम ऑथेंटिकेट तो है कॉलेज कैंपस में घूमने के लिए, बट तुम सारे डिपार्टमेंट में नहीं आ सकते, ये तो यू आर नॉट ऑथराइज पर्सन। बट तुम्हारा प्रिंसिपल या कहीं भी आ सकता है, तो इट इज अ काइंड ऑफ एडमिन। तो हमारे पास में क्या है कि एक ऑथेंटिकेशन है, एक ऑथराइजेशन है। ऑथराइजेशन मतलब एक्सेसिबिलिटी, और ऑथेंटिकेशन मतलब ये तुम्हारी आइडेंटिटी। अब स्प्रिंग के अंदर जो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन है वो स्टेट जो है वो दिया हुआ है, उनका स्टेट फॉरवर्ड दिया हुआ ही है तुमको, उसके जो है कॉन्फ़िगरेशन करना है जस्ट ये। तो स्टेट फॉरवर्ड है ये, बट एक्चुअली में काम कैसे करता है ये।
तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, अब ये हमको यहाँ पर कुछ भी करना हो तो स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर जो चीज़ें पहले से इम्प्लीमेंटेड है, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास में सिक्योरिटी जो है यहाँ पर ये, तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या करें, जो नॉर्मल जो है हम लोग सर्वलेट को अंडरस्टैंड करें, नॉर्मल सर्वलेट को अंडरस्टैंड करें। तो नॉर्मल सर्वलेट के अंदर हमारे पास में जो है, नॉर्मल सर्वलेट के अंदर हमारे पास में जो है वो कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास में फिल्टर। तो ये हमारे सर्वलेट टेक्नोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है फिल्टर। तो फिल्टर अभी क्या है कि हमारे पास में जो हम लोग सर्वलेट के अंदर बिजनेस लॉजिक राइट करते हैं, तो उस उसी में हमारे पास में क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है फिल्टर। तो फिल्टर जो है वो क्या करता है कि यूजर का जो भी रिक्वेस्ट है हमारे पास में सर्वलेट पे आता है, यूजर का जो हमारे पास में रिक्वेस्ट है वो जब वो यहाँ पर ये सर्वलेट पे आता है, तो सर्वलेट के अंदर हमारा बिजनेस लॉजिक राइट रहता है सर्वलेट के अंदर। तो स्प्रिंग के अंदर तो रेडीमेडेड जो है सर्वलेट, बट उसके पहले जब हम टेक्नोलॉजी लर्न करते थे तो बिजनेस लॉजिक को हम लोग पहले सर्वलेट में राइट करते थे, फिर जेएसपी पे राइट करने लगे। तो इस बिजनेस लॉजिक को डायरेक्ट हमको एक्सेस नहीं देना है एज पर अवर सिक्योरिटी, तो हम लोग यूज करते हैं फिल्टर का। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एंड यूजर से जब भी सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट आती है, तो सबसे पहले हमारा कॉल होता है हमारा फिल्टर। वो फिल्टर, बहुत सारे टाइप के फिल्टर होते हैं जो क्या करते हैं, रिक्वेस्टों को फिल्टर करते हैं। रिक्वेस्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ होती है, उसको फिल्टर करना पड़ता है। तो उसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन करवाते हैं इस फिल्टर के अंदर। तो हम ऑथेंटिकेशन करवाएंगे और ऑथराइजेशन करवाएंगे। यदि ये सब कुछ ठीक रहा तब हम उसको सर्वलेट का एक्सेस देंगे, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यहीं से ही रिटर्न कर देंगे। यहाँ से हम उसको क्या कर देंगे, आगे जाने नहीं देंगे हम उसको ये। तो अब ये फिल्टर से हम लोग सब कुछ जो है वो मैनुअली कोड, जो फिल्टर के अंदर हमको मैनुअली कोड हम लोग राइट कर सकते हैं हमारे बिजनेस लॉजिक को प्रिवेंट करने के लिए। तो सर्वलेट का जो कॉन्सेप्ट है वैसा कि वैसा एक फिल्टर होता है, जो सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वैसा फिल्टर का भी होता है, उसकी भी एक लाइफ साइकिल होती है। तो वो जब भी रिक्वेस्ट जो है हमारे पास में सर्वलेट में जाती है, उसके पहले हमारे पास में फिल्टर कॉल होता है ये। तो फिल्टर जो है वो रिक्वेस्ट को फिल्टर करता है। इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ये ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लॉजिक को हम लोग यहाँ पर राइट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, बहुत सारी चीजें होती है। फिल्टर के बहुत सारे काम होते हैं जिसमें हम लोग करवाते हैं। डेटा एनकोडिंग करना यहाँ पर, एनकोडिंग, डिकोडिंग, और डेटा सैनिटाइज करना, काफ़ी सारे टाइप के क्या होते हैं, फिल्टर होते हैं। अभी स्प्रिंग के अंदर तो मैं पूरी लिस्ट बताऊंगा, उसके सब रेडीमेडेड कैसे फिल्टर बने हुए हैं यहाँ पर ये। तो कुछ भी करना है बिजनेस लॉजिक को कॉल करने के पहले तुमको फिल्टर को कॉल करना है यहाँ पर ये। बट यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं, जब स्प्रिंग का यूज करेंगे तो हमारे पास में डिस्प्ले से सर्वलेट रहेगा। तो हम लोग, हमारा तो जो बिजनेस लॉजिक है हम तो यहाँ से राइट कर रहे हैं, हम तो सर्वलेट राइट करते नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का यूज करोगे यहाँ पर ये, तो या तो बिजनेस के लेवल पे काफी सारा क्या करो, कोड लिखो, या वो कोड जो तुम्हारे पास में है जो कि एप्लीकेशन से सिक्योरिटी से रिलेटेड या एनकोडिंग से रिलेटेड है, उसमें बिजनेस लॉजिक को मतलब उसके लिए फिल्टर राइट करो। जब तक कि वो सब कुछ होगा नहीं, डेटा आएगा नहीं। और फिल्टर क्या करते हैं कि प्री भी काम करते हैं, पोस्ट भी काम करते हैं, रिक्वेस्ट लेते समय भी काम करते हैं और रिस्पॉन्स देते समय भी काम करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सब ये सर्वलेट फिल्टर उसके अंदर आते हैं यहाँ पर ये। अब यदि हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी की बात करें तो हमारे पास में रेडीमेडेड, यहाँ पर हमारे पास में फिल्टर्स अवेलेबल है, रेडीमेडेड फिल्टर अवेलेबल है हमारे पास में। स्प्रिंग के अंदर क्या है, काफ़ी सारे जो है वो सिक्योरिटी का मतलब ही ये स्प्रिंग की कि उसके अंदर वो जो है फिल्टर अवेलेबल है। तो वो जो पर्टिकुलरली फिल्टर होते हैं वो हमारे पास में एप्लीकेशन के एंटर करने के पहले हमारे पास में लगे होते हैं वो फिल्टर, यदि हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी को उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो। अब स्प्रिंग के अंदर जो हमारे पास में फिल्टर लगे हैं उसको ऑब्जेक्ट कौन बनाता है, हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है
तो फिल्टर का जो ऑब्जेक्ट है, बेसिकली फिल्टर के ऑब्जेक्ट को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है हमारे सर्वलेट के कंटेनर की। सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल्टर के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। बट स्प्रिंग के अंदर यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि सारा के सारा कंट्रोलर जो रहे वो आईओसी कंटेनर के पास में रहे, सारे के सारे ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास में कंट्रोलर है जो आईओसी कंटेनर के पास में रहे। तो सिर्फ डिस्पैचर सर्वलेट है क्योंकि वहां से इनिशियलाइज होता है हमारा एप्लीकेशन सर्वर के लेवल पे। बट ये आईओसी कंटेनर तो यहाँ से ही बूट करता है, यहाँ से ये। अब हम हमारा वेब एप्लीकेशन रहेगा तो वेब एप्लीकेशन को चलाने के लिए क्या चाहिए हमारे पास में, सर्वर। तो सर्वर कहीं से तो स्टार्ट करेगा, तो वो एक सर्वलेट है जो कि हम लोग उसके अंदर से आईओसी कंटेनर स्टार्ट करते हैं। बाकी और कुछ हम लोग सर्वर से एक्सपेक्ट नहीं करते कि सर्वर करके दे, बाकी हम सब स्प्रिंग के आईओसी के अंदर, उसके स्प्रिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक्सपेक्टेशन करते हैं। नहीं तो फिर हमको सब एक्सटर्नली सब हम सर्वर के पे डिपेंड करेंगे तो हमें सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो स्प्रिंग का मतलब ही क्या रहा फिर हमारे पास में। तो जो स्प्रिंग का जो आईओसी कंटेनर है उसके अंदर ही हमको स्प्रिंग के सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेक्स्ट को लेकर आना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि फिल्टर काम करते हैं इसके आगे, और फिल्टर जो रहेगा उसको वो सर्वर ही जो है वो यहाँ पर सर्वलेट ही उसका जो है वो सर्वर का जो कंटेनर है सर्वलेट का वही उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाएगा फिल्टर का। बट स्प्रिंग के अंदर हमारे पास में ऐसा है कि हमको जो वो फिल्टर जो करेगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम लोग फिल्टर के अंदर नहीं डालते हैं जो सर्वर कॉल करे, हमको स्प्रिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेकर आना पड़ता है उसको, स्प्रिंग के आईओसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो जो भी हम लोग सिक्योरिटी अप्लाई करवाना चाहते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड जो भी है वो सब हमारे आईओसी के कंट्रोल में होना चाहिए। वो वाले ऑब्जेक्ट के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए जो कि हमारा सर्वर क्रिएट करे, सर्वर का कंटेनर क्रिएट करे। सर्वर सिर्फ इतना ही देख ले वही काफ़ी है हमारे लिए। डिस्पैचर सर्वलेट तक ही सर्वलेट को रखना है, बाकी हमको नहीं रखना है। तो उस केस में क्या है कि जो फिल्टर हमारा जो काम करता है बेसिकली, तो फिल्टर का तो ऑब्जेक्ट सर्वर ही बनाता है। तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर कुछ डिजाइन पैटर्न का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न। तो फिल्टर तो जो हमारा क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट हमारा सर्वर ही करता है, बट उसके अंदर हम लोग लॉजिक नहीं रखते हैं सिक्योरिटी का। वो जो हमारा लॉजिक है वो आईओसी कंटेनर के अंदर बना हुआ सिक्योरिटी का कॉन्फ़िगरेशन है वो करता है इंटरनली, वो इंटरनली इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं प्रॉक्सी फिल्टर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर यूज होता है। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करोगे तो डायरेक्टली लगता है उसके अंदर वाला जो सिक्योरिटी का फिल्टर है उसका जो नाम है हमारे पास में वो है डेलीगेट प्रॉक्सी, ऐसा कुछ नाम है उसका। स्प्रिंग सिक्योरिटी। को मैं प्रैक्टिकली करूँगा तो तुमको सब क्लियर होगा ये क्या है ये। बट इससे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना यहाँ पर ये इतना इजी नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं इसको अंडरस्टैंड करना। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये जो सर्वलेट जो है ये वो हमारा डिस्पैचर सर्वलेट है जहाँ तक कंट्रोल हमारे पर्टिकुलरली वो है सर्वर के पास में है। बट हमारे पास में जो फिल्टर होते हैं वो सर्वलेट के पहले फिल्टर कॉल होते हैं ये काफ़ी सारे। तो वो फिल्टर के अंदर जो हमको सारा के सारा जो लॉजिक जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है हम चाहते हैं कि हमारे पास में वो हमारा स्प्रिंग का आईओसी कंटेनर हैंडल करे, हम लोग वो एक्सटर्नल फिल्टर पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालना चाहते हैं। तो स्प्रिंग वालों ने क्या क्या कर रखा हुआ हमको ये डेलीगेट फिल्टर प्रॉक्सी यहाँ पर देकर रखा हुआ है। तो ये क्या है कि एक प्रॉक्सी फिल्टर है। अब इसके अंदर सिक्योरिटी का लॉजिक नहीं है, अब इसके अंदर ये कुछ कॉल करता है और इंटरनली क्या चले जाता है ये स्प्रिंग के कंटेक्स्ट में चले जाता है ये। तो लेकिन यहाँ पर का एक प्रॉक्सी फिल्टर है, यहाँ पर ये प्रॉक्सी का मतलब है कि वो चीज़ अवेलेबल नहीं है फिर भी उसका प्रेजेंस है। जैसे हम लोग कॉलेज में रहते हैं हम लोग प्रॉक्सी लगाते थे किसी और की,
तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट वो उसकी अटेंडेंस लग गई। इट इज़ अ काइंड ऑफ, यहाँ पर जो है वो फिल्टर है। तो डेलीगेट प्रॉक्सी फिल्टर यहाँ पर जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर डेलीगेट, यहाँ पर डेलीगेटिंग, यहाँ पर फिल्टर प्रॉक्सी। तो ये एक फिल्टर की तरह यहाँ पर दिखेगा, बट इसके अंदर का लॉजिक कॉल नहीं होता है, वो स्प्रिंग का कॉल होता है वो। इसके अंदर उसका लॉजिक बना हुआ है। तो वो इंटरनली स्प्रिंग के कंटेक्स्ट में जाता है। और वो स्प्रिंग के फिल्टर चेन के थ्रू क्या होता है, फिल्टर होता है। और काफी सारे क्या होते हैं उसके अंदर, सिक्योरिटी के फिल्टर लगे होते हैं, बहुत सारी लेयर होती है सिक्योरिटी को लगाने के लिए। अब मैं उस आगे वो लेयर को मैं एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फिल्टर का ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा सर्वर, सर्वर का जो है वो बनाएगा, लेकिन वो एक्चुअल में वो फिल्टर के अंदर कुछ रहेगा नहीं। वो एक प्रॉक्सी रहेगा, बट उस वो इनडायरेक्टली स्प्रिंग के कंटेक्स्ट को यूज करेगा इंटरनली। अब वो उसने किस तरीके से स्प्रिंग के कंटेक्स्ट को अपने आप में यूज किया है, क्या किया है, वो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा मैं ये। बट ध्यान ये रखो कि जो लॉजिक जो है सिक्योरिटी का, वो सब हमारा स्प्रिंग हैंडल करता है। तो फिल्टर सर्वलेट जो है वो सर्वर के क्रिएट किए हुए ऑब्जेक्ट रहते हैं, स्प्रिंग आईओसी कंटेनर उसमें कुछ नहीं कर सकता। बट हमको क्या करना है कि सिक्योरिटी पार्ट को भी हमको कहाँ पर लेकर आना है, कंटेक्स्ट में लेके आना है। तो वही होती है स्प्रिंग की सिक्योरिटी। और जब हम सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर, जब लगाते हैं, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लग जाएगी, यहाँ पर कुछ मेथड है कॉल करना है, ऑटोमेटिकली लग जाएगी। बट उसके बिहाइंड द सीन कुछ इस तरीके से काम होगा यहाँ पर ये। तो फिल्टर जो है यहाँ पर, प्रॉक्सी फिल्टर हमको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो स्प्रिंग बूट के अंदर तो कुछ करना ही नहीं है, सीधी लग जाएगा। स्प्रिंग सिक्योरिटी छोटे मोटे कॉन्फ़िगरेशन है, बट स्प्रिंग सिक्योरिटी के पहले ये डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी को हमको वेब डॉट एक्सएमएल में डालना पड़ता था पहले ही। क्योंकि वहां पर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर नहीं था, यहाँ पर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर है। तो तुमने जैसे सिक्योरिटी की जार फाइल ऐड करी, ऑटोमेटिकली डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी उसके अंदर आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, पहले नहीं था ये। बट विथआउट स्प्रिंग बूट मैन्युअली हमको एक फिल्टर डालना पड़ता था, और वो फिल्टर प्रॉक्सी फिल्टर होता था वो। प्रॉक्सी का मतलब है कि वो फिल्टर है, बट उसके पीछे का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्प्रिंग के आईओसी कंटेनर के अंदर है वो। तो वो यहाँ से क्या करता है उसको वो, फिर ये डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी के अंदर एक और प्रॉक्सी लगा हुआ है, एक और ऑब्जेक्ट है प्रॉक्सी, उसके अंदर क्या है कि सारे के सारे फिल्टर है, उसका लिस्ट बना रहता है, कलेक्शन ऑफ फिल्टर्स। तो एक फिल्टर चेन लगा रहेगा, दूसरा फिल्टर चेन लगा रहेगा, तीसरा फिल्टर चेन लगा रहेगा। तो काफी सारे फिल्टर के चेनिंग लगते हैं, जिसके अंदर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोड रहता है। अब वो कोड तुम्हारा यूजर आईडी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, डेटा एनकोडिंग, पासवर्ड एनकोडिंग, किसी भी टाइप का जो हो सकता है वहां पर हो सकता है। तो बहुत सारे तो ऐसे होंगे फिल्टर जो कि स्प्रिंग के दिए हुए हैं, और कुछ होंगे कस्टम जो हम अपने बना सकते हैं। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना मतलब स्प्रिंग का दिया हुआ यूज करना, और कुछ अपना भी एडिशनल लॉजिक लगाना तो हम लोग उसको लगा सकते हैं यहाँ पर ये। तो घुमा फिरा के बोलने का मतलब यही रहता है स्प्रिंग सिक्योरिटी का, कि ये जो यहाँ पर उनका पूरा के पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ है, उन्हीं के इम्प्लीमेंटेशन में अपना इम्प्लीमेंटेशन ऐड करो, और एप्लीकेशन को सिक्योर करो, और डायरेक्ट जो है वो कंट्रोलर पे आने से रोको, जब तक के वो सब कुछ है वो हमारे पास में, वो डेटा, जो डेटा नहीं, जो यूजर है वो ऑथेंटिकेट नहीं हो जाए और वो ऑथराइज नहीं रहे। तो बेस्ड ऑन यूजर परमिशन हम क्या करेंगे, उसके ऊपर के अंदर का जो यूआरएल है, यहाँ पर उसको परमिशन देंगे। तो बेस्ड ऑन रोल उसको परमिशन रहेगी, बेस्ड ऑन यूजर आईडी पासवर्ड उसको क्या रहेगा, यहाँ पर ग्रांट रहेगा यहाँ पर ये। तो लॉगिन आईडी पासवर्ड का यूज करके वो एप्लीकेशन में एंटर कर जाएगा, लेकिन उसको कौन सा पार्ट दिखाना है, कौन सा पार्ट नहीं दिखाना है, वो उसके रोल पे डिपेंड करेगा ये। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर कि, तो जब हम यहाँ पर कुछ ऐसे एपीआई क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर जो एडमिन के लेवल पे काम करेंगे, कुछ ऐसे एपीआई क्रिएट कर लेंगे जो कि हमारे सिर्फ यूजर के लेवल पे काम करेंगे। तो तुम प्रेजेंटेशन लेयर पे कुछ ऐसे कंट्रोलर बनाओगे जो कि एडमिन देख सकता है। तो एडमिन क्या देख सकता है, एडमिन सारे यूजर का डिटेल देख सकता है। बट एक नॉर्मल यूजर रहेगा वो खुद का ही डिटेल देख पाएगा। एडमिन तुम्हारे अकाउंट को एक्टिव डीएक्टिव कर सकता है, लेकिन तुम खुद नहीं कर पाओगे उसको ये। तो बेस्ड ऑन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन तुम्हारे जो व्यू के जो पेज हैं वो चेंज होंगे। तो बेस्ड ऑन दैट उनको अलग अलग स्क्रीन दिखेगी। तो एक ही एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल
टाइप के यूज़र बेस्ड ऑन रोल उसके अंदर काम करेंगे। तो जब हम इस पे काम करेंगे तो फिर ये यहाँ पर ये अकाउंट का रोल जो है यहाँ पर इसमें और मॉडिफिकेशन कर देंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं क्रिएट होंगे, ये किसी प्रोसेस के थ्रू हम उसको क्रिएट करवा लेंगे यहाँ पर ये, या डायरेक्ट क्रिएट कर दो, बाद में उसको फेच कर लो और एक्टिव डीएक्टिव कर लो, तब जाके वो एंड यूजर को वहाँ पर वो लॉगिन कर पाएगा। इस तरीके का लॉजिक हम लोग बाद में राइड कर सकते हैं। तो पहले स्प्रिंग सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड करेंगे इंटरनली यहाँ पर ये, फिर मैं उसको स्प्रिंग के अंदर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है, बट इंटरनली काम कैसे करता है वो अंडरस्टैंड होना जरूरी है, ताकि फील्ड में आए कि सिक्योरिटी क्या है। अब अभी के समय में क्या होते हैं कि इस तरीके से सिक्योरिटी लगती नहीं है। अब तो हमारे पास में थर्ड पार्टी, हमारे पास में एपीआई भी है और फ्रेमवर्क भी है और टूल भी है सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए। तो पहले ये हमारा फर्स्ट लेवल सिक्योरिटी है जिसमें हम लोग बेसिक ऑथेंटिकेशन और यहाँ पर हम लोग लॉगिन पेज के बेस पे हम लोग ऑथेंटिकेशन देखेंगे। फिर फ्यूचर में ये हमारे पास में ये पहले ये बेसिक ऑथेंटिकेशन है हमारे पास में, ही यूजर आईडी पासवर्ड डालना, बेसिक या लॉगिन पेज। तो ये तुम्हारे चलते हैं ये सेशन पे, सेशन बेस्ड रहते हैं ये। बट उसके आगे आता है हमारे पास में JWT टोकन। फिर उसके बाद में हमारे पास में आता है अभी के समय में जो चलता है ऑथ 2, जहाँ पर हम लोग एसएसओ इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है वो कोई सोशल मीडिया को हम लोग यूज़ करते हैं ऑथराइजेशन के लिए। तो मल्टीपल लेयर्स होती है ऑथेंटिकेशन करने की। बट एक एक बार ऑथेंटिकेशन के फ्लो को समझ गए तो दूसरे इजी हैं, दूसरे सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट पहले ये इंटरनली एप्लीकेशन के लेवल को समझो क्या हो रहा है इंटरनली, कोर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होंगे तो ये कुछ भी नहीं है ये तो कितना ही पढ़ लो ये कुछ क्लियर नहीं होने वाला है। तो फंडामेंटली किस तरीके से काम हो रहा है, एप्लीकेशन सिक्योर हो रहा है, और ये जो है वो बहुत ज़रूरी है ये। एपीआई क्रिएट करना जरूरी नहीं है, उसको सिक्योर करना, बाद में वो सस्टेन कर सके बाद में वो ज़्यादा जरूरी है। कितने अच्छे एप्लीकेशन हो, बाद में एप्लीकेशन हैक हो गया और उसका बिजनेस लॉस हो गया तो वो एप्लीकेशन बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर बाद में वो जब उसकी एक्सेसिबिलिटी किसी और के पास में चली गई, बहुत सारी वल्नरेबिलिटी है उसके अंदर, उसके अंदर कोड इंजेक्ट होने के या हैक होने के मल्टीपल एरिया हैं उसके पास में। तो ये सब हम लोग सिक्योरिटी पार्ट के अंदर देखते हैं। और भी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।